नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप ललन टॉप देख रहे हैं। ये ललन टॉप का वो प्रोग्राम है जो नौजवानों से, करियर से, काम से, यानी कि हमारी और आपकी पहचान से जुड़ा है। इस प्रोग्राम का नाम है रंगरूट और रंगरूट के इस खास एडिशन में हम दो दिशाओं में चलेंगे। एक तो हम आपको बहुत ही फन्ने-खा मास्टर साहब से मिलवाएंगे जो देश की, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, आईआईटी में, आईआईएम में, एमआईटी में और आईआईएम बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। तो उनकी शख्सियत से हम रूबरू होंगे। और दूसरा, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, फिर हम कहते हैं कि भारत की खेती का जीडीपी में योगदान कम है जितना मैन पावर लगा है, फिर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी पंचायत है हमारी संसद, उसको किसान घेर लेते हैं। और सारा खेला इस बात पर आता है कि जुमलों से या नारों से दूर, कागजों से दूर क्या किसानों की आय दोगुनी चौगुनी हो सकती है, उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और इस सिलसिले में एक जो नई पहल हुई, सफल पहल हुई है, सार्थक पहल हुई है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहल जिसका नाम है फार्मवेदा। हमारे साथ आज के मेहमान जो इन दोनों ही चीजों से जुड़े हैं वो हैं प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंगरूट में, ललन टॉप में सर। नमस्ते। प्रोफेसर शास्त्री, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये फार्मवेदा क्या है। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने यूज किए हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट कहाँ से आया दिमाग? कंसेप्ट ये है कि जो हमारे मूंगफली के किसान हैं, उदाहरण के तौर पे जी। वो मूंगफली 40 रुपए किलो बेचते हैं और जो हम मूंगफली की स्नैक्स खाते हैं या पट्टी खाते हैं वो 300 रुपए से कम किलो नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो किसान लोग हैं वो गरीबी में और कई समस्याओं में जूझ रहे हैं। जी। तो फार्मवेदा का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हम खाते हैं घर पे, डायरेक्ट, अभी अंग्रेजी में बोलते हैं फार्म टू फोर्क, सीधा खेत पे हमारे रसोई तक उसका खाना पहुंचाना। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है और इसमें जो कुछ मुनाफा है ये हमारा बिल्कुल 100% सोशल सर्विस है। इसका मुनाफा या जो प्रॉफिट है वो किसानों को जाता है। अच्छा प्रोफेसर शास्त्री, जब आप हमारा कहते हैं तब उससे तात्पर्य क्या है? कौन कौन जुड़ा है इससे? ओनरशिप का मॉडल क्या है? किसानों को कैसे जोड़ा, कैसे इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया? थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सकें। जरूर। एक्चुअली इसका फार्मवेदा तो 4 साल पहले शुरू हुआ, मगर एक तरीके से इसकी तैयारी 20 साल पहले शुरू हुई, 15 साल पहले। अच्छा। तो अभी हम दक्षिण भारत में ज्यादा काम करते हैं, किसान संगठन बनाए हैं। ओके। आजकल उसको बोलते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। पुराने जमाने में उसको सहकारी संगठन या कोऑपरेटिव बोलते थे। तो अभी हमने लगभग 35,000 किसानों के संगठन बनाए हैं 3-4 जिलाओं में। That's a huge number. 35,000 फार्मर्स जुड़े हैं उसमें। हाँ, वो इसके 15 साल तो लगे ना, और बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हुआ है हमारा काम। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि फॉर द फार्मर, बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, किसानों से, किसानों के लिए, किसानों का। तो उसमें लागत भी उनकी होती है, मुनाफा भी उनका होता है और काम और निर्णय लेना भी उनका होता है। हमारा क्या काम है? हमारी एक अलग से संस्था है, एनजीओ बोल सकते हैं। इस नाम से सर? उसका नाम है सीसीडी, सेंटर फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट। CCD.NGO जाएंगे तो आपको काफी उसमें वो मिलेगा। तो सीसीडी को हम एक बेबी एनडीडीबी मानते हैं। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अमूल को बनाया था, सीसीडी ने ये किसान संगठन बनाए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उनको जोड़ना, उनको ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग सेटअप कराना। वहां पे 3-4, अभी 5-6 नहीं, 3 और 2, 5, 6-7 मिल लगा दिए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स। अच्छा। हाँ, तो उसमें थोड़ी मदद करते हैं, मतलब कि इधर उधर से लोन मांग के दे देते हैं, बट फ्री में नहीं देते हैं, और उसकी पूरी मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें क्या है कि किसानों को फायदा होता है, क्योंकि जो बिचौली, आड़ती, दलाल जो भी बोलते हैं, कई लोग मजाक में खून चूस, मक्खी चूस भी बोलते हैं, तो उनका काम घटता जाता है और किसानों को जो नाप तोल ठीक से होता है, सही वजन में, सही वजन और सही रेट, दाम भी उचित मिलता है, और प्रोसेसिंग से उनको और भी वैल्यू एडिशन मिलता है।
तो ये हम करते करते 2004 से लेके 2016 तक हम किए थे। अभी भी चल रहा है। अभी हम मध्य प्रदेश, अभी तक हम आंध्र प्रदेश में ज्यादा काम करते थे। अब आंध्रा तेलंगाना हो गया है। अभी हम काम शुरू कर दिए हैं झारखंड और मध्य प्रदेश और हल्का हल्का राजस्थान और महाराष्ट्र में काफी एक बड़े पैमाने से कुछ काम शुरू किया है। तो हमने सोचा कि अगर हम मूंगफली का छिलका निकाल के मूंगफली बेचेंगे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मगर पीनट बटर बनाएंगे या मूंगफली का तेल बेचेंगे तो उसमें और भी मुनाफा है। तो इस सोच से हमने फार्म वेदा बनाया। इट इज टू क्रिएट ए ब्रांड। क्योंकि जैसे गांव के किसान भी हैं, मैंने उनको पूछा, भाई अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी हो, बाइक तो लेके घूमते रहते हैं, मैंने कहा एक बहुत बढ़िया बाइक आई है मगर उसका नामो निशान नहीं है, आप खरीदेंगे? कहता नहीं। तो कौन सा खरीदेंगे? वो किसी बाइक का नाम बता देते हैं जो भी उनको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों? कहता उसकी पहचान है। तो हमने कहा कि हम सब मिलके आपका जो उत्पादन है उसके ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम फार्म वेदा रखा गया है और उसकी पहचान होगी देश भर में। तो वो बिल्कुल बात तुरंत समझ गए। तो ये है इसका मतलब बैकग्राउंड। और इसका जो फार्म वेदा जो है उसका जो है, हम धीरे धीरे इसका जो शेयर होल्डिंग है वो अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों को देना चाहते हैं। मतलब वो उसमें लागत डालेंगे 5 लाख 10 लाख 50 लाख जितनी भी मतलब उस टाइम की वो वैल्यू होगी, उनकी लागत वहां पे शेयर कैपिटल करके वहीं पे रहेगी। तो किक स्टार्ट मतलब शुरू करने के लिए हमको बाहर से एक बहुत महान व्यक्ति हैं, इन्फोसिस के को फाउंडर, उन्होंने कुछ पैसा डाला है 3 करोड़ रुपया और उससे हमने शुरू किया है। आप नंदन नीलकणी जी का जिक्र कर रहे हैं या? नहीं जी, ये हमारे जो मूर्ति साहब क्रिस गोपाल कृष्णन करके हैं। अच्छा, एक्चुअली उनका नाम है सेनापति गोपाल कृष्णन। जी जी, मगर वो अमेरिका चले गए तो वहां पे क्रिस बन गए थे। तो काफी महान व्यक्ति हैं मतलब। सेनापति गोपाल कृष्णन। हाँ जी, उनका नाम वो है, क्रिस गोपाल कृष्णन सब जानते हैं। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि हमने उनको प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगाने में मदद की। हाँ जी। तो उसका फाइनेंस वगैरह कैसा रहता है? मतलब आप लोग मार्केटिंग के लेवल पे इन्वॉल्व रहते हैं उन किसानों के साथ? सप्लाई चेन वगैरह कैसे, ये सिस्टम बिल्ड कैसे हुआ फार्म वेदा का? क्योंकि जैसे मैंने वेबसाइट देखी, इट्स प्रीटी इंप्रेसिव, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो ये जो एक्सपर्ट हेल्प है वो क्या सीसीडी के जरिए मिलती है उनको? हाँ जी, मैं आपको एक रहस्य सुनाऊं जी। मैंने क्या किया कि 16-17 साल पहले, लगभग नहीं 19 साल पहले, 2001-2 में 1 साल छुट्टी ले ली। अच्छा। छुट्टी लेके गांव गांव घूमा। ओके। और अंदर से एक वो तलब थी कि भाई कुछ तो करना चाहिए। तो हमने कहा अब किताब पढ़ के बुद्धिजीवियों से और इकोनॉमिस्ट और ये समाज सेवियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा गांव में जाके लोगों से बात करेंगे। तो उससे एक बात समझ में आई कि जो हमारे देश के किस 2 वर्ग हैं जो बहुत गरीब हैं। एक है किसान, जो छोटे किसान होते हैं, कई संपन्न किसान भी हैं मगर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरे हैं जिनके पास पैसे वही नहीं है, मतलब जो दिन दिहाड़ी करते हैं, लैंडलेस बोलते हैं जी। अब लैंडलेस के बारे में भी हम कुछ करना शुरू कर रहे हैं, बट हमने कहा अब किसानों के बारे में कुछ करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये संगठन बनाने शुरू किए। तो मैंने 3 कसम खाए थे तब शुरू में। लोगों को सुन के हंसी आएगी जी। एक तो मैं कोई किताब और कुछ नहीं पढ़ूंगा इसके बारे में। हाँ, क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर रह चुका हूँ जी। और मुझे किताबी कार्रवाई से थोड़ा सा मन ऊब गया था। मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा जी, असलियत को समझना पड़ेगा। दूसरे मैंने एक कसम खाई कि जो तमाम बुद्धिजीवी होते हैं देश भर के जी, सबको प्रणाम, आदर से प्रणाम, मगर उनसे बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि वो अपने ज्यादातर आइवरी टावर से उतरते नहीं है, गांव में जाते नहीं है। तो हमने कहा हम सीधा गांव में जा रहे हैं तो किसी से क्या बात करेंगे। और तीसरी बात हमने सोची कि सरकार और पॉलिटिक्स और ये सब जो चीजें हैं जी, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा जी।
ये लोगों का काम है, लोगों से मिलके काम करेंगे। तो हमको कई लोगों ने प्रेरणा दी। डॉक्टर कुरियन से भी मिला मैं, तब वो जीवित थे। डॉक्टर कुरियन का तो नंबर 1 आता है नॉट ओनली इंडिया में, पूरे विश्व में, ये किसानों के बारे में जिन्होंने किया है, दूध के सहकारी संगठन बनाए। जी। और रामा रेड्डी, शशि राजगोपालन, एलसी जैन, कई, विजय महाजन, कई लोग हमारे ग्रुप रह चुके हैं। अच्छा। उनसे हमने सीखा, उनसे बहुत कुछ अच्छा भी सीखा। एक दो चीजें ऐसी सीखी कि ये हमें नहीं भी करना चाहिए। कभी कभी अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें कोई थियरी नहीं थी। हमने कहा जो गांव में जो दलाल, आड़ती और वहां के जो व्यापारी और लोकल जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, मिल विल लगा रखे हैं, यार ऊपर वाले ने इतनी तो अकल दी है जितनी उनमें है। तो पहले ये समझे कि वो कर क्या रहे हैं। तो वो समझ लिया कि वो कैसा धंधा करते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है। और हमने कहा उनसे एक कदम आगे बढ़ के थोड़ा बेहतर करें, बस यही थियरी है। तो हमने देखा कि जो आड़ती है वो किसान से माल लेके, जो पास में जो छोटा सा एक शहर होता है, स्मॉल टाउन, वहां किसी बड़े होलसेलर या मिल या प्रोसेसिंग यूनिट में डाल देता है। हमने कहा हम खुद डाल देते हैं वहां जाके। पहले तैयारी की वहां से, और इधर का रेट वेट ट्रांसपोर्ट सब पूरा कैलकुलेट तो किया, मुनाफा तो था उसमें। तो उससे किसान जुड़ने लगे जब मुनाफा आने लगा। फिर हमने कहा यार ये हम कब तक करते रहेंगे, तुमको भी करना चाहिए कुछ। उन्होंने कहा हाँ जी हम भी करेंगे। फिर उनकी लागत भी हमने शुरू की। तो हमारे एक सूत्र है जो लोग समझते नहीं है, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ये जो किसान संगठन है, ये वैसे देखा जाए ना, ये धंधा है, इट्स अ बिजनेस। सब लोग, गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग, सब लोग जो भी किसान है, सब मिलके एक धंधा कर रहे हैं। और क्यों मिलके करते हैं? क्योंकि अकेले नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, मेरे पास 2 क्विंटल 5 क्विंटल का अनाज है। मैं वहां इतनी बड़ी मंडी में जाके क्या करूंगा? मगर अगर हम, अभी हमारे 35,000 हैं, तो एक एक जिला में जब हजारों टन मार्केट में जाते हैं, उनकी एक पहचान हो जाती है। तो मिलके कर सकते हैं। मगर हमारे देश में क्या है कि ये किसान संगठनों को हमने एक समाज सेवा के रूप में देखा है, सोशल वर्क के नाम में देखा है, पॉलिटिक्स और जो नौकरशाही या जो ब्यूरोक्रेसी है उनके उसमें आता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो देश भर के लोग किसानों के भले के बारे में सोचते रहते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। केवल एक वर्ग है जिसको अपने खुद के उसमें कुछ योगदान नहीं देने का मौका मिलता है, वो है किसान। और सबसे ज्यादा उत्सुक वही है, तरक्की करने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक किसान खुद है। मगर उसको हमारे ढांचों में वही तो संगठन ये है। तो संगठन में कहते हैं यार पैसा डालो, हमारे साथ बैठ के सीखो कि कैसे काम होता है, और आप सीख सकते हो और आगे बढ़ते हैं। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। जस्ट कॉपी द लोकल ट्रेडिंग प्रैक्टिस, जो लोकल वहां पे जो धंधे का जो माहौल है उसको समझो और उससे थोड़ा सा बेहतर करो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत एजुकेशन या बहुत बड़ा विश्वनाथन आनंद जैसे अकल, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो सकता है। ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई। जैसे आप लोगों ने फार्मवेदा में जो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं, हाँ जी, प्रोडक्ट के नाम की, इसकी खपत होगी, इसकी नहीं होगी, मैं उसमें देख रहा था कि जो मॉडलिंग भी है वो भी लग रहा था कि, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसान ही है, तो एक महिला मुस्कुराती हुई खेतों के बीच में खड़ी है। तो उस आइडिएशन के लेवल पे किस तरह से इन्वॉल्व थे आप लोग कि अब ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, अब ये करें, खपत के हिसाब से, प्रोड्यूस के हिसाब से, बाजार के हिसाब से और सप्लाई के हिसाब से? देखिए इसका एक सूत्र है जो गौतम बुद्ध ने दिया था जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मतलब ऐसा काम करो जिससे सब बहुजनों का हित हो और बहुजनों का सुख मिले, सबका भला हो। तो हमने कहा कि भाई हमारे देश में दूध का तो काम हो चुका है, डॉक्टर कुरियन ने कर दिया है जी। तो अगर हम देखें हमारे देश में 4-5 ऐसी चीजें हैं जो हर एक घर में देश भर में लगभग रोज खाया जाता है,
या तो धान या चावल या गेहूं या आटा, तो राइस एंड व्हीट। तो उसके आधार पर हम क्या बना सकते हैं, तो इसीलिए हमारे उपमा है और रवा इडली और ये सब डोसा मिक्स वगैरह है, राइस और व्हीट का। दूसरा है दाल। दाल हमारे देश में लगभग हर एक गरीब से गरीब लोग भी आजकल थोड़ी कम मात्रा में से ही दाल खाते हैं, तो इसमें दाल भी लगता है। तो राइस, व्हीट और दाल, और ये जो है सड़ते नहीं है, जैसे टमाटर है सड़ जाता है, तो ये लॉन्ग शेल्फ लाइफ के होते हैं। तो अलग किसान, ये हमने कहा जो गरीब किसान है, तो हम दक्षिण भारत में चिरुधान्याल बोलते हैं, मतलब छोटे जो बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि, उनको भी उसमें शामिल करना है, क्योंकि गरीब किसान उसको भी उसका उत्पादन करते हैं और आजकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि। तो इनके आधार पर जो भी हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो बनाएंगे। आगे जाके बिस्कुट और पास्ता और मैगी नूडल टाइप कई चीजें बनाने का भाई प्लान है। शुरू में हम दक्षिण भारत से हमने थोड़े साउथ इंडियन प्रोडक्ट, इडली डोसा मिक्स, चटनी पुड़ी और रागी डोसा मिक्स, ये सब हमने शुरू किए। जो अड़ाई है नॉर्थ में आप लोग जानते नहीं है, एक्चुअली ये चीला है। आपने चीला खाया होगा जी। तो चीला जो है मैंने देखा उत्तराखंड में मूंग दाल की बनती है, हाँ, कई जगह पे चने दाल की भी बनती है। तो अड़ाई जो है आप मान लीजिए साउथ इंडियन चीला है जो चने दाल की बिल्कुल। इसमें थोड़ा नमक मिर्च थोड़ा अलग होता है, मिर्चें थोड़ी ज्यादा होती हैं, हींग वगैरह डलता है, मगर वही चीज है। तो ये अभी हम सोचते हैं कि हर एक राज्य का हम एक सिग्नेचर डिश लेंगे। हाँ, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मगर पहले हमको चादर वहीं तक फैलाएंगे जहां तक हमारे किसान हैं। आगे जाके दूसरे अलग अलग राज्यों के किसानों के जो, उस राज्यों के जो सबसे ठेठ डिश बनता है खाने का, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा प्रोफेसर शास्त्री, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से आता हूँ, जो क्या बात है, कई बार घुमा हूं मैं वहां पे। अच्छा, तो वहां पे पानी की उतनी सहूलियत नहीं है, जैसे हम लोग दूसरे जिलों में देखते हैं कि 3 फसल हो रही है या 2 तो हो ही रही है। हमारे यहाँ ज्यादातर किसान एक फसल करते हैं। तो अगर किसी भी इलाके के जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, किसान या किसानों के संगठन आपके इन 3 नियमों का ख्याल रखते हुए कि बुद्धिजीवियों को दूर से प्रणाम, उन बुद्धिजीवियों को जो अपने कमरों में ही बैठे रहते हैं, जिनको जमीन की नॉलेज नहीं है, सरकार, पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स और जो कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स है, उनको दूर से प्रणाम। अगर ऐसे किसान हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, आपसे जुड़ना चाहे तो उसका तरीका क्या है? सर, बुंदेलखंड में बहुत सब जरूरत है ऐसे संगठनों की। जी। अभी हमारे जो इलाका सबसे बढ़िया है, बड़ा है, बढ़िया नहीं सबसे बड़ा है, वो अनंतपुर। वहां पे जैसलमेर के बाद पूरे देश में सेकंड नंबर पे आता है रेनफॉल। रेगिस्तान टाइप है, वहां पे एक ही फसल आती है और वो भी मूंगफली। 3 फसल नहीं आते हैं। हाँ, अनंतपुर में एक ही फसल है। तो मनरेगा जो है वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पे मतलब अकाल, ड्राउट प्रोन एरिया है, रेनफेड। वहां पे कोई सिंचाई नहीं है, कोई नदी नहीं है, और एक ही फसल आती है, अगर आए एक फसल तो हमको ऐसे इलाकों से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि वहां पे जरूरत भी है। तो बुंदेलखंड में हम शुरू करेंगे। अभी अभी हमने बुंदेलखंड से लगा हुआ है, बट पूरा नहीं लगा। इंदौर में से थोड़ा आगे जाके ट्राइबल एरिया में हमने 4-5 गांव में अभी काम शुरू किया है। वो हिली एरिया है, तो बुंदेलखंड से लगा हुआ है, बट बुंदेलखंड में नहीं आता है। तो बुंदेलखंड में भी करेंगे हम काम, और ये मुमकिन है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। इनफैक्ट वहां पे ज्यादा आसान से काम हो सकता है, क्योंकि जरूरत होती है ना लोगों को। मैं इन जनरल ये जानना चाह रहा था कि यदि कोई किसान आप लोगों के इस मूवमेंट से जुड़ना चाहे, आपकी गाइडेंस लेना चाहे कि भाई हम भी करना चाहते हैं, हम 20, 50, 100, 500 किसान हैं, आप प्लीज हमें बताइए कैसे कर सकते हैं, तो हाउ शुड दे रीच आउट टू यू, कैसे आप तक पहुंचे? सर, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। अभी उत्तराखंड के कुछ किसानों ने, हमारा एक वो है कोर्स है मूक्स में, अभी तक वो अंग्रेजी में है, अब उसको हिंदी में अनुवाद करवा दीजिए ना उसका। मैं भी कर सकता हूँ खुद, मगर थोड़ा समय लगता है। तो पूरा कोर्स है कि ये संगठन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे। मैं सर जरूर, आई विल वॉलंटियर फॉर दिस, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय कमिटमेंट नाउ। आप
थोड़ा कोर्स के बारे में अगर और विस्तार से बताएं, ये क्या कोई किताब है? नहीं, ये जो है ना, ये पहले IIM बैंगलोर के थ्रू ही मूक्स, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स जो है, अच्छा। उसके माध्यम से बनाया, मगर उनके कुछ कायदे कानून होते हैं। हाँ तो फिर अब एक फ्री वर्जन हमने लगा दिया है, वो साक्षी या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसका लिंक मैं भेज देता हूँ। जी। तो उसमें आप हर एक जो लेक्चर है 3 से 5 मिनट का है, ऐसे 15-20 लेक्चर है। अच्छा। तो उसमें संगठन माने क्या, संगठन क्यों, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो शुरू में उसको कैसे हम बनाते हैं, हम्म, तो ये सब बातें कुछ, मतलब 100% तो एक कोर्स में नहीं हो सकता है, जी पर बिल्कुल। एक आइडिया जरूर मिल जाए। उसी कोर्स को देख के उत्तराखंड के किसी मित्र ने फोन किया, तो वहां से हमने सेब मंगा के यहाँ बेचे ना, और फिर उत्तर प्रदेश से हमने आम मंगा के बेचे। अच्छा, तो तभी वो वेबसाइट पे मैंगो का एक अलग वो बना हुआ है। हाँ हाँ, तो मैंगोस का इस बार क्या है कि अभी मैंगो का देखिए सर, 1 किलो 10 से 20 रुपए तक औसत किसान को इस साल मिला, पहले तो और भी कम मिलते थे। और यहाँ बेंगलोर में 100 रुपए का मिलता है। तो हमने कहा यार यहाँ भेज दो, हम भेज देंगे, थोड़ा हमारा खर्चा निकाल लेंगे, तो बाकी तुम्हारा पैसा। तो ये आम और ये जो फल है, सेब, आम, और ये जो बोलते हैं अमरूद, इसमें बहुत पैसा है, और किसान को बस 5 पैसे मिलते हैं। 1 रुपए में 5 या 20 पैसे से ज्यादा नहीं मिलते। तो ये तो आराम से हो सकता है ये काम। तो इसमें एक चीज। मार्केटिंग की व्यवस्था बनानी पड़ती है। हाँ। अगर हम ये सोचें कि हमको बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर का हो, चाहे हल्दीराम का हो, चाहे MTR का हो, चाहे बाबा रामदेव का हो, कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो, नेस्ले का हो, हमको उस लेवल पे क्वालिटी और मैनेजमेंट और बिजनेस उस लेवल पे चलाना है, और चला ही रहे हैं। तब हम जो हार्ट्स एंड माइंड, जो ग्राहक के दिल में हम और एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेशनली करना पड़ेगा, हम ऐसे ही कि भाई समाज सेवा कर रहे हैं गांव नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए सर, आजकल इस चीज को लेकर बहुत जागरूकता रहती है। मैं पिछले दिनों एक किसान से मिला, वेस्टर्न यूपी के किसान थे। वो बोले बेटा तुम अगर देख लोगे ना कि टमाटर के खेत में कितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, तो कहो तुम्हारा टमाटर खाने का जी ना करे। तो ये शहरी भारत में एक चिंता है। एक टर्म भी चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि हम जो प्रोड्यूस खा रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा दाम देने को तैयार हैं, पर इस बात की आश्वस्ति हो, निश्चिंता हो कि इसमें केमिकल ज्यादा नहीं है, पेस्टिसाइड्स की, यूरिया की या दूसरी चीजों की भरमार नहीं है। तो इसका भी कुछ ध्यान रखते हैं आप लोग? बिल्कुल। देखिए ये जो ऑर्गेनिक है ना, हमको अभी तक हम दो दृष्टि से देख रहे हैं, एक तो सेहत और दूसरा पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। मगर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी दृष्टिकोण से हमने अभी तक नहीं देखा है, वो है किसान। तो क्योंकि हम किसानों से काम कर रहे थे, हमने सोचा कि अगर ये ऑर्गेनिक को बढ़ाना है, हमने अभी शुरू कर दिया ऑर्गेनिक, तो 3-4 हजार लोग आ गए। हमने कहा कि उसमें भी 3 सूत्र हैं। हाँ। एक, खर्चा कम होना चाहिए। हाँ। दूसरा, मेहनत, जो पहले का मेहनत है, जो अभी ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर मतलब केमिकल, जिसमें उसमें जितनी मेहनत लगती है उसमें इसमें भी उतनी ही मेहनत लगनी चाहिए, हो सके तो थोड़ी कम भी लगे। क्योंकि जो आयुर्वेदिक टाइप और ये जो ट्रेडिशनल लोग हैं, आयुर्वेदा मतलब ये ऑर्गेनिक वाले, वो बहुत मेहनत करवाते हैं किसानों से, वो करेंगे नहीं। और तीसरी बात है कि जो उत्पादन है, यील्ड, इंग्लिश में यील्ड बोलते हैं, उत्पादन जो है वो पहले से भी बेहतर होना चाहिए। तो हमने कई स्कीम देखे, उसमें या तो मेहनत ज्यादा लगती है, खर्चा भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, मगर खर्चा लगभग कम ही होता है, या जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। कहते हैं नहीं 3 साल के बाद बढ़ेगा। अब 3 साल के लिए कौन सा गरीब किसान की 3 साल के लिए रुकेगा? ठीक बात। तो हमने क्या किया कि थोड़ा मार्केट में जांच किया, अभी बायोटेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है। जी। तो उन्होंने बायो फर्टिलाइजर बना दिए जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। अच्छा। उसमें केमिकल नहीं होता है। तो पहले हमने कुछ किसानों को बोला कि आप ट्राई करो।
तो बड़े खुश हुए क्योंकि खर्चा तो आधा हो जाता है। जैसे एक यूरिया का बैग 1400 रुपया का है, तो हम 750 रुपये में बेचते हैं, तो खर्चा आधा हो रहा है। फिर अभी बायोपेस्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड टॉप लेवल पे जाता है, मतलब 3000 रुपया 5000 रुपया ऐसा। तो हमने कहा अभी पता क्या है यार, वो नीम का कुछ होता है, उसको ठीक तरह से पैकेट करके उसको स्प्रे करके उस टाइप का हमको बना दिया है, तो ऑर्गेनिक हो गया। हमने कहा किसानों का यार तेरा खर्चा कम हो रहा है और तुम्हारे भाई लोगों ने पिछले साल उसको पूरा इस्तेमाल किया और कह रहे हैं कि इसका उत्पादन भी नहीं कम नहीं ज्यादा होता है। और जो किसानों को समझ में आ जाता है कि जो फसल आ रही है वो अच्छी है, हरी है, और जो क्रॉप्स हैं वो थोड़े तंदुरुस्त है, उनको खुद समझ में आ जाता है। तो अभी हमने एक फैक्ट्री लगा दी उसकी, टू मास प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो अभी हम प्रोपेगेट करने के लिए अलग अलग जिलों में, जैसे कोई किसान वगैरह, हमने कहा यार तुम पहले हमसे 10 20 50 बैग मंगा, एक लोड मंगा लो, इस्तेमाल करो, एक साल देखो, अगर तुमको पसंद है तो वहां पे आए लगा देंगे ना, वो तुम्हारा होगा, हमारा नहीं होगा, थोड़ा सा लागत आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप चलाइए उसको। तो ऑर्गेनिक का वही है कि जब किसान की दृष्टि से हम 3 सूत्र जो मैंने बताए ना, कि मेहनत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए और उत्पादन मेहनत कम और उत्पादन बढ़े, तो सब राजी होंगे, आराम से बढ़ेगा। हम ये अपर मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग जो होते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक इज सो गुड, इट इज गुड फॉर हेल्थ और आई विल पे प्रीमियम, उससे नहीं चलेगा। ये वो निश मार्केट में ही चलेगा। जो फैब इंडिया का कुर्ता पहनते हैं और जो अंग्रेजी में बोलते हैं और कहते हैं कि भाई वो इट्स सो नाइस, इट्स सो हेल्दी, यू नो, उस टाइप से नहीं होगा ये, एंड दे लिव अंडर दिस भारतीयता से होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि आपने जैसे बहुत सारे कंसेप्ट बताए, फॉर्मूले बताए, कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहें? जैसे फार्मवेदा की वेबसाइट पर मुझे रमन्ना रेड्डी की स्टोरी दिखी जो बड़ी दिलचस्प थी, कि वो पहले 10 साल तक लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े रहे, अंडरग्राउंड रहे, अब खेती कर रहे हैं। इस तरह के कुछ और अड़चनें किस तरह की हैं? जैसे आपने बताया बड़ा कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर मुश्किलें भी आई होंगी। पहले तो आपकी लेवल पे टू टेक दिस कॉल कि भाई बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत थ्योरी ले ली, अब 1 साल फील्ड में जाके सीखना है, तो वहां की सिखाई और फिर किसानों को कन्विंस करना, आई एम श्योर ये इतना इजी नहीं रहा होगा जितना साउंड कर रहा है। देखिए, जब कुछ करना होता है तो तरीका भी निकल जाता है। अगर हम सोचते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, पानी गर्म है ठंडा है, कितना इसमें डूबूंगा, ऐसे नहीं होता है। काम शुरू करने से ही होता है और करते करते सीखते जाओ, मगर अंदर से वो होना चाहिए, विश्वास। तो एक विश्वास होना चाहिए कि ये लोगों के लिए भला, इससे लोगों का भला हुआ कि नहीं। अगर खुद ही मुझे डाउट है कि इससे लोगों का भला नहीं होगा तो मुझे नहीं करना चाहिए, लोगों का भला हुआ कि नहीं। दूसरा, ये बहुत अहम चीज है, साइकोलॉजी। अगर मैं अपने छोटे भाई को मैं गणित पढ़ा रहा हूं 10वीं क्लास पास करने के लिए या 12वीं के लिए, मगर मेरे दिल में एक शंका है कि यार इसके बस की बात नहीं है, चाहे मैं बोलूं ना उसे कुछ, वो समझ जाएगा कि ये जो मेरा टीचर है ये सोचता है कि यार मैं काबिल नहीं हूं, तो वो ठीक से सीख नहीं पाएगा। तो किसानों के साथ भी ये है। तो मुझे शुरू से विश्वास था कि किसान लोग कर सकते हैं। शंका उनमें होती है, मगर अगर मैं अपनी शंका लेके जाऊं, यार मिलके करते हैं, मगर मैं घर में जाके सोचता नहीं यार ये लोग, इनके बस की बात नहीं है, तो वो बात वो समझ जाते हैं, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। डू यू हैव फेथ इन द फार्मर्स? अगर वो विश्वास नहीं है तो हमारे पास दो ही चीजें थी कि ये काम लोगों के भला के लिए है और हम मिलके करेंगे, और ये लोग हमारे साथ मिलके कर सकते हैं, ये इतने काबिल हैं। तो इस विश्वास से जाओगे तो हो जाता है। ये साइकोलॉजी है। अगर कोई बैटिंग कोच जाके बच्चे को बोला यार ऐसे बैट पकड़ वैसे बैट पकड़, मगर सोचता है कि इसके बस की बात नहीं है, तो वो कब वो बच्चा कभी बैटिंग सीखेगा क्या है? आप मुझे ये बात बता रहे थे और मुझे ख्याल आ रहा था कि IIM बेंगलुरु में आप जिस विषय के प्रोफेसर हैं, डिसीजन साइंस, ये क्या होती है सर? अभी ये जो नाम है बदलते रहते हैं हर 5-10 साल पहले। अच्छा। तो माय PhD इज इन ऑपरेशंस रिसर्च ओके। from the USA, from Massachusetts Institute of Technology.
MIT। हाँ, तो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो इसको आजकल डिसीजन साइंसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और धंधे में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह होता है। तो उसका नाम बदलता जाता है, तो अभी लेटेस्ट नाम है डिसीजन साइंसेस। अभी थोड़ा सा अगर लेमैन को आप ये बात समझाएं, क्योंकि हमारे रूरल इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, वो वरना हुआ हो जाएगा कि कुछ बड़ी तगड़ी चीज होती होगी, प्रोफेसर साहब ने बताई है नॉन लीनियर, एल्गो, ऐसे सब वर्ड यूज किए, तो भयाक्रांत ना हो, थोड़ा समझ में आ जाए आसान भाषा में। कोई एक आप उदाहरण देके अगर आप बता सके। देखिए, क्योंकि मैं गांव में घूमता रहता हूँ जी, मैंने देखा कि वहाँ के जो हमारे गांव के लोग हैं, हाँ, अभी तो थोड़ा माहौल बदल गया, 15-20 साल पहले वो चबूतरे पे बैठ के शतरंज खेलते हैं। और एक होता है जो उसको बोलते हैं शेर और बकरा, मतलब एक इमली का वो होता है जो सीड होता है और एक पत्थर, तो दोनों तरफ से खेलते हैं और उसमें भी बहुत दिमाग लगाते हैं। और मैं सुडोकू लेके जाता था। हाँ, तो कई किसान को दी क्या कि मैं भी करूंगा, तो मैंने क्या कर ले यार तू। तो मेरे ये कह रहा हूँ कि ये मत समझे कि लोग नहीं समझते हैं। नहीं, मैं हमारे लोगों देश के लोग सब कुछ समझते हैं। मैं लोगों की समझदारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसको सेम है। खोल के बताना होगा भाषा के स्तर पर। तो गणित समझ लीजिए। हाँ, तो गणित को हम धंधे में या बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें, ओके, हाँ, उसी को डिसीजन साइंसेस बोलिए। और इतना तो सब लोग समझते हैं कि भाई बिना गणित के धंधा नहीं हो सकता। प्रोफेसर शास्त्री, आपने, हम लोग जब ये बातचीत शुरू की तो शुरुआत में एक संस्था का जिक्र आया था, CCD। एक और संस्था है जिसके साथ आपका नाम जुड़ा है और जो कमाल का काम कर रही है, मतलब एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं बहुत ही कृतज्ञ भी रहता हूँ, बहुत इंस्पायर भी होता हूँ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, कई लोगों को नहीं शायद पता हो। देखिए, 1999 में, 98 में मेरा दिमाग गर्म होता जा रहा था। तो मैंने कहा यार हमारा देश बर्बाद हो रहा है, ये जो नेतागण हैं उनके खिलाफ स्कैम पे स्कैम चल रहे हैं, करप्शन हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो क्या करूं? तो मैं तब IIM अहमदाबाद में मैं था जी, तब शायद मैं एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन गया था लगभग। तो मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL डालेंगे कि जो भी नेता है जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं वो हमको पता है, देश को पता चले और ऐसे लोगों को धीरे धीरे बाहर करो। तो फिर लॉयर्स वगैरह ने बोला कि यार ऐसे एक PIL डालने से वो अकेले आदमी से नहीं होता है, तुम कौन हो, कौन से खेत की मूली हो, एक संगठन बनाना चाहिए। तो फिर मैंने अपने कुछ कलीग्स को पूछा, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये सब बकवास है। कुछ लोगों ने कहा हाँ, एक तो है जगदीप चोकर जो ADR में बहुत ही प्रोमिनेंट है, और हाँ, तो वो भी मान गए। ऐसे हमने कुछ 4-5 लोगों से पूछा और बाहर के लोगों से भी पूछा, और हमने ADR एक संस्था को शुरू की। और अभी एक लॉयर है जो बहुत न्यूज में है, प्रशांत भूषण, सबसे पहले मैं उन्होंने माना कि ये केस डालेंगे। जी, फिर प्रशांत ने कामनी जायसवाल को दिया। फिर केस हम, वो लंबी कहानी है, हम जीत गए। अच्छा, हाँ, पहले हाई कोर्ट में जीते, उसके खिलाफ सरकार ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी जीते। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने कानून को बदला, फिर भी हमने एक PIL डाला कि भाई कानून को रद्द करो, तो कानून भी रद्द हुआ। तो 1999 से 2003 तक ये चलता रहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि हमने सोचा कि यार अब अकेले एक संस्था से होगा नहीं काम। तो अगले 3-4 साल में 2002 से लेके 6-7 तक, 4-5 साल में पूरे देश में घूमता रहा। आपके उत्तर प्रदेश में तो कई बार गया, बुंदेलखंड में उसी सिलसिले में गया था मैं। अच्छा। और बिहार, उड़ीसा, दक्षिण भारत, पंजाब, महाराष्ट्र, हर एक राज्य में गया। और हमारा एक साथी था बिभू और मैं घूमते थे, और वहां पे अलग अलग संस्थाओं को आइडेंटिफाई किए कि भाई आप लोग इस काम में शामिल हो जाए।
ऐसे करते करते हमने एक एडीआर का नेटवर्क बनाया। फिर हमने कहा कि मीडिया के साथ एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एडीआर के हर एक बार 3 सूत्र होते हैं जी। एडीआर का एक सूत्र है निष्पक्षता। व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को चाहता है या नहीं भी चाहता होगा, वोट तो डालते हैं ना जी। मगर हम जब उसके आंकड़े सामने आते हैं, यार मेरे पार्टी में इतने सारे चोर हैं, कोई बात नहीं बच्चों, तू देश के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, तो निष्पक्षता। दूसरा, जो पारदर्शिता हम राजनीतिक दलों से और सरकार से चाहते हैं वो हमारे ऊपर भी होना चाहिए। और तीसरा ये है कि जैसे गांधी जी का एक वो है ना, थिंक ऑफ द पुअरेस्ट मैन यू एवर सॉ, हमारा एक है, हर एक काम को हम ऐसे सोचते हैं, ये हमारा एक क्या बोलते हैं कसौटी या लिटमस टेस्ट। इस कार्य से जो आम मतदाता है उसको क्या फायदा होगा, तो ये हमारी कसौटी है। अगर उससे मतदाता को फायदा नहीं होगा आगे जाके, तो ये काम हमको नहीं करने का है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है, संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, सबके साथ अच्छे हमने संपर्क बना लिए हैं। उसके बिना तो नहीं हो सकता है काम। और एक चीज जो है, वी आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग है, हमारे सब प्रोफेसर लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, माय फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग इज इंग्लिश। मगर हमने कहा कि अगर देश भर में मतदाताओं के तक पहुंचना है तो हमको हिंदी तो है ही, मगर बाकी भारत की जो तमाम भाषाएं, उस माध्यम से हमको मतदाता तक जाना है। तो रीजनल मीडिया जो है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती इत्यादि जो भी है, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। तो हमारा जो कवरेज जैसे उड़िया में है बहुत ज्यादा आता है, तो आपको और मुझे नहीं पता चलता, मगर हमारे साथी उड़िया में भेजते रहते हैं जो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मगर मुझे ये पता चलता है कि उड़िया न्यूज चैनल में, उनके टीवी में, उनके अखबारों में आता है। तो भारतीयता, भारतीय भाषाओं के द्वारा हमको मतदाताओं तक पहुंचना है, तो ये हमारी एक रणनीति है और अभी रहेगी। वर्नाकुलर, लोगों तक, लोगों की जबान में पहुंचना। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लोगों तक, लोगों की जबान में पहुंचना। एक और संस्था है जिससे आप जुड़े हैं प्रोफेसर, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, इसके बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, ये IIM बैंगलोर में है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एक हमारी एक डिपार्टमेंट मान लीजिए है। तो इसमें हमारे कई अच्छे प्रोफेसर लोग भी हैं, 8-10 लोग हैं, और हम कुछ रिसर्च भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, IRS, पब्लिक सेक्टर इत्यादि, उनकी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो उनके शॉर्ट ड्यूरेशन से लॉन्ग, हमारा एक 18 महीने का एक MSc क्या बोले, MPhil टाइप एक प्रोग्राम है, वो भी है, और शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च, ये सब हमारा चलता है। प्रोफेसर, ये जो एक द्वैध है, डाइकोटमी है, कि आपने कहा कि बहुत सारी किताबें लिखी जा रही है, सब कुछ, लेकिन एक्चुअली में जिनके बारे में पॉलिसी बन रही है वो स्टेक होल्डर नहीं है। जैसे पिछले दिनों में कुछ ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, तो चर्चा में ये बात आई कि हमें पॉलिसी मेकिंग को बहुत डिसेंट्रलाइज करना होगा। आप लखनऊ में बैठ के ये तय नहीं कर सकते कि सहारनपुर और सोनभद्र, ये दो बिल्कुल अलग अलग जिले हैं, एक झारखंड बॉर्डर पे और एक लगा है आपका उत्तराखंड और हरियाणा इधर से, दोनों के लिए आप पानी की एक जैसी पॉलिसी नहीं बना सकते, खेती की नहीं बना सकते। तो जो बात आपने गांव गांव में घूमकर सोची कि जिनके बारे में पॉलिसी बनती है वो शामिल नहीं है, तो उस फैक्टर का ख्याल रखा जाता है क्या इन कोर्सेज में या पॉलिसी बनाते वक्त जो आप गाइडलाइंस बनाते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं वो सब लोग इससे सहमत तो हैं, मगर उसको क्लासरूम में लागू करना और आगे वाले को समझाना, ये इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं भी होता है। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने ये फार्म वेदा शुरू किया, इससे 36,000 किसान जुड़े हैं,
सरकारों को वैसे तो हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, वो तुरंत नोटिस आ जाते हैं, हर चीज की निगरानी होती है ना। लेकिन इस तरह के जो सार्थक प्रयोग हो रहे हैं, तो क्या सरकारें डू दे रीच आउट टू यू कि भाई आपने एक बड़ा सफल प्रयोग किया है, इसको बताइए, हम और बड़े पैमाने पर करें किसी भी मसले पर, मतलब ये खेती से जुड़ा हो सकता है या इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ा? नहीं, होता है कभी कभी। जैसे 2-3 जिलों के जो हम यहाँ पे कलेक्टर बोलते हैं, आप लोग वहाँ पे डीएम बोलते हैं, उन्होंने खुद ही फोन उठा के हमसे बात किया कि भाई ये काम भी करिए, वो काम भी करिए। जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूशन का है, एमएसपी के सेंटर हमको दे दिए हैं, तो मगर नेशनल लेवल पे नहीं बट लोकल लेवल पे हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे पास है खुद, और थोड़ा प्रोसेस तो था, और उन्होंने कहा कि भाई ये काम हमारी मदद से, उन्होंने थोड़ा फंडिंग किया, आप महाराष्ट्र में शुरू करिए। तो और भी बेहतर हो सकता है, मगर कुछ अच्छे काम हुए हैं तो लोग खुद ही आके हमसे पूछते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, एक शब्द बहुत चलता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है, दर्शकों को अगर आप बता सकें। ये पहले एक बात मैं हमारे जो तमाम ग्राहक हैं फार्मवेदा के जी देश भर के जी, मुझे कविता नहीं आती है, मगर एक मैं वो सुनाना चाहता हूँ छोटा सा, प्लीज। कि मतलब ये कहते हुए कि भाई जरूर फार्मवेदा के बारे में सोचिए और खरीदिए। जी। तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा प्रेम से चख लो रोटी, जो अन्न खिलाते हैं उनकी जरा याद करो मेहरबानी। तो ये तो है ना, जो किसान और हम लोग हैं, हम, मैं तो किसान नहीं हूँ, एक हमारे समाज में एक संपर्क अच्छी तरह से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। तो जरूर फार्मवेदा के बारे में इसलिए सोचिएगा कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल कुदरती नेचुरल है। और दूसरा क्या है कि इसका सारा मुनाफा किसानों को जाता है। तो जरूर फार्मवेदा के बारे में सोचिए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सर जितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसकी उतनी परिभाषा है। हाँ। उसका एक कॉमनली एक्सेप्टेड परिभाषा नहीं है। तो मेरा जो है खुद का जो है, पढ़ाता हूं मैं कोर्स एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और 2-2 सेक्शन लोग लेते हैं। मुझे ताजुब होता है कि उनको चाहिए अमेरिका में जॉब, वॉल स्ट्रीट में जॉब, मगर फिर भी कोर्स लेते हैं, उनको थोड़े इंटरेस्ट होता है। तो हमारी परिभाषा यह है कि कोई भी जो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या एनजीओ जो भी हो, जो समाज के भले के बारे में प्रथम सोचते हुए जो काम करती है, वही सोशल एंटरप्राइज। अमेरिकन डेफिनेशन बहुत ही नैरो होता है कि ओनली केवल प्रॉफिट होना चाहिए और उससे समाज का भला होना चाहिए, वही सोशल एंटरप्राइज। हम कहते हैं चाहे वो एनजीओ हो, ट्रेड यूनियन हो, संगठन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, अगर मिल के समाज का भला कर रहे हैं तो वही सोशल एंटरप्राइज है। प्रोफेसर शास्त्री, आपने इतना वक्त दिया, फार्मवेदा के बारे में, किसानों के इस प्रयोग के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, नौकरशाह और किसान, और सबसे बड़ी बात उपभोक्ता जो इन सबसे जुड़े हुए हैं और जो भी इस बातचीत को देख रहे हैं, वो फार्मवेदा के बारे में भी जानेंगे, और कैसे हम किसानों को नारों से दूर, सिर्फ कागजी वादों से दूर मजबूत कर सकते हैं, और किसमें कितनी बुनियादी चीजें बताई गई कि खर्चा कम, मेहनत बराबर या कम और उत्पादन बेहतर। ये सिंपल फॉर्मूले हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन करें। और बाकी प्रोफेसर शास्त्री के कांटेक्ट डिटेल्स पब्लिकली इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको मेल लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। तो प्रोफेसर शास्त्री और जो दूसरे विद्वान हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, आई एम श्योर वो आप किसानों की मदद जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और ललन टॉप को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं ललन टॉप का ये खास प्रोग्राम रंगरूट, जिसमें हम नौजवानों की बात करते हैं, नवाचार यानी कि इनोवेशन की बात करते हैं। हम इस बात की बात करते हैं कि सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों ने बात को कर्म में तब्दील किया है उनका जिक्र होना चाहिए। रंगरूट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ शानदार काम हो रहे हैं जिससे कईयों की जिंदगी, जो गौतम बुद्ध का फॉर्मूला प्रोफेसर साहब ने दोहराया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कईयों की जिंदगी बेहतर हो रही है, ऐसे काम हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जरूर बताइए। सिंपल सा ईमेल आईडी हमारा lalentopmail@gmail.com। शुक्रिया।